तो चलिए आज बात करते हैं दिल्ली में जो पुरानी गाड़ियों पर रोक लगी है उस पॉलिसी की। हाँ, मतलब ये जो 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को सड़क से हटाने का नियम है ना। हाँ बिल्कुल, ये आया तो है एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के आधार पर। और कहा तो यही गया कि मकसद है दिल्ली की हवा साफ करना, वो जो PM 2.5 और PM 10 पार्टिकल्स हैं उनको कम करना। क्योंकि दिल्ली की हवा तो मतलब WHO की लिस्ट में भी टॉप पे ही रहती है अक्सर, तो कुछ तो करना जरूरी था। सही बात है, जरूरी तो था, लेकिन सवाल ये है कि क्या यही तरीका सही है, सिर्फ पुरानी गाड़ी हटा देना? हाँ, या फिर इसके कुछ ऐसे असर भी हैं जिन पर शायद ध्यान नहीं गया। थोड़ा इस पे गौर करते हैं। ठीक है, तो पहले ये देखते हैं कि इस पॉलिसी के फेवर में क्या तर्क दिए जाते हैं। सबसे पहला और सीधा तर्क तो यही है कि भाई पुरानी गाड़ियां जाहिर है ज्यादा पोल्यूशन करती है। आजकल की जो BS6 गाड़ियां हैं उनकी तुलना में तो काफी ज्यादा। बिल्कुल, और फ्यूल भी ज्यादा पीती हैं पुरानी गाड़ियां, तो CO2 और NOx जैसे पोल्यूटेंट्स भी ज्यादा निकलते हैं। ठीक है, ये तो हो गए पक्ष वाले तर्क। लेकिन अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, जो चिंताएं हैं जो लोग इसके विरोध में कह रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता तो है आम आदमी पर असर, मतलब गरीब और मिडिल क्लास। हाँ। उनके लिए अपनी चलती फिरती गाड़ी या बाइक को एकदम से बदलना, नई खरीदना, वो बहुत बड़ा आर्थिक बोझ है। बिल्कुल, ये बात तो समझ आती है। और फिर एक सवाल ये भी उठता है कि क्या सारा प्रदूषण इन्हीं गाड़ियों से हो रहा है? सही पॉइंट है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट मतलब CSE, उनकी एक रिपोर्ट है जो कहती है कि दिल्ली के टोटल एयर पोल्यूशन में सारी गाड़ियों का हिस्सा मिलाकर भी सिर्फ 20-25% के आसपास है। अच्छा, सिर्फ 20-25%? हाँ, और उसमें भी रिपोर्ट के हिसाब से जो भारी ट्रक, बसें वगैरह है ना, उनका हिस्सा प्राइवेट कारों और 2 व्हीलर से ज्यादा है। अरे, पर बैन का असर तो सीधे सीधे प्राइवेट गाड़ियों वालों पे पड़ रहा है। एग्जैक्टली। और बाकी बड़े सोर्स जैसे सड़क की धूल, जो PM 10 का शायद 85% सोर्स है, कंस्ट्रक्शन की धूल, इंडस्ट्रीज, वो तो वहीं के वहीं है। और ये भी तो है कि अगर लोगों से उनकी गाड़ी ले ली तो क्या उनके पास आने जाने का कोई ढंग का विकल्प है? वही तो, DTC बसों की हालत देख लें, या मेट्रो की भीड़ और पहुंच, हर जगह तो नहीं जाती ना मेट्रो। सही बात है। तो क्या पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर नहीं करना चाहिए था? बिल्कुल, यही सब बातें सवाल उठाती हैं कि क्या ये वाकई कोई पक्का टिकाऊ समाधान है? हाँ, ये तो कुछ ऐसा लग रहा है जैसे मतलब एक टेम्पररी फिक्स जैसा, कि बस ऊपर ऊपर से इलाज कर दिया। हाँ, लक्षणों पर ध्यान दिया, बीमारी के जड़ पर नहीं। क्योंकि प्रदूषण के जो बाकी बड़े कारण हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्री का धुआं, सर्दियों में पराली जलना और दिल्ली की बढ़ती आबादी का प्रेशर, हाँ, उन सब का क्या, उन्हें सिर्फ गाड़ियां हटाकर कैसे एड्रेस करेंगे? तो फिर बेहतर तरीके क्या हो सकते थे? क्या कुछ और सोचा जा सकता था? एक बात जो अक्सर सुनने में आती है वो है इंसेंटिव वाली स्क्रैपिंग पॉलिसी। मतलब आप पुरानी गाड़ी दो तो नई खरीदने में सरकार कुछ अच्छी छूट दे, कोई GST रिबेट दे। हाँ, उससे लोगों पर बोझ थोड़ा कम पड़ता। और उन पुरानी गाड़ियों का क्या, जो ठीक ठाक मेंटेन की गई हों, जिनका पोल्यूशन लेवल कंट्रोल में हो, शायद उनके लिए एक सख्त फिटनेस सर्टिफिकेट सिस्टम ज्यादा प्रैक्टिकल होता, रेगुलर चेकिंग के साथ। हो सकता है। और साथ में जाहिर है इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देना। बिल्कुल, ई-मोबिलिटी और चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क बढ़ाना, और सबसे जरूरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इतना अच्छा, इतना आरामदायक और सेफ बना देना। एग्जैक्टली। और शायद लोगों में जागरूकता भी, कि गाड़ी ठीक से मेंटेन करें, अच्छा फ्यूल इस्तेमाल करें, कारपूलिंग करें। हाँ, वो भी जरूरी है। तो कुल मिलाकर देखें तो पॉलिसी का इरादा तो शायद अच्छा था, हवा साफ करनी थी। हाँ, इरादा तो नेक था, लेकिन उसे लागू करने का तरीका थोड़ा सख्त और शायद अव्यवहारिक सा लगा, खासकर आम लोगों के नजरिए से। ऐसा लगता है कि सिर्फ एक चीज यानी गाड़ियों पर फोकस करने के बजाय एक ज्यादा होलिस्टिक, एक बड़ी तस्वीर देखने वाली अप्रोच चाहिए। हाँ, जिसमें ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, एनर्जी, शहर की प्लानिंग और हम नागरिक सब शामिल हों। और आखिर में एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम, कि क्या कभी कभी हम ऐसे तात्कालिक मतलब शॉर्ट टर्म समाधानों पर इतना ज्यादा जोर दे देते हैं कि जो प्रदूषण जैसी बड़ी और जटिल समस्या है उसके असली, स्थायी और सबके लिए सही समाधान खोजने से कहीं दूर तो नहीं हो जाते?